हेलो फ्रेंड्स, इंटर सीए नवंबर 22 के आरटीपीज जो है वो रिलीज हो चुकी है। ये वीडियो के अंदर हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो वो आरटीपी में दिए हैं। पहला ही क्वेश्चन जो है दोस्तों वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मैं रीड करता हूं। हाईटेक लिमिटेड, अ रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी, entered into an agreement with Mr. Sakshar, a resident individual, on 25th June 2019, as per which Mr. Sakshar agrees to transfer a plot of land measuring 12 acres in New Delhi to Hitech Limited. Mr. Sakshar purchased such land on 14/7/2017 for 80,50,000. Hitech Limited has planned to develop a high-rise society of 250 flats on such land. In consideration, Hitech Limited paid a part consideration of 1 crore to Mr. Sakshar on the date of agreement and would provide 3 flats in the society to him as a final settlement. The certificate of completion of society was issued by authority as on 10/8/2021. On such date, stamp duty value of each flat in the society was 251 lakhs. Subsequently, on 31/8/2021, Mr. Sakshar sold 2 flats in the society to Mr. Kevin for consideration of 270 lakhs each, while the stamp duty value of each flat on such date was 298 lakhs. During the previous year 21-22, Mr. Kevin has earned salary income of 30,50,000. Out of the proceeds received on sale of land, Mr. Sakshar has purchased a house on 8/9/2021 for a consideration of 47 lakhs and occupied for own residence. Mr. Sakshar has taken a loan of 35 lakhs, 80% of stamp duty value from SBI for purchase of such house, which was sanctioned and disbursed at the interest rate of 12% per annum on 1/7/2021. He does not own any other residential house on the date of sanction of loan. Mr. Kevin and Mr. Sakshar do not opt for section 115 BAC. Cost inflation index for 21-22 is 317, 19-20 is 289 and 17-18 is 272. अब ये पूरा आप लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, और अब नीचे यही केस स्टडी के ऊपर 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे, 5 क्वेश्चंस। अब दोस्तों ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन, यानी इसे जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट। आप लोगों ने कैपिटल गेन्स के अंदर एक सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 45(5)(a) करके। सेक्शन 45(5)(a) जो है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, ये पूरा केस स्टडी जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब दोस्तों यहां पे मैंने जो केस स्टडी है उसको चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ध्यान देना, मिस्टर सक्शर जो है ही इज ओनर ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड मेजरिंग 12 एकर्स। इसने ये प्लॉट ऑफ लैंड 14/7/2017 को खरीदा था एंड जो कॉस्ट पे किया था वो था 80,50,000। इसने अग्रीमेंट किया विथ हाईटेक लिमिटेड ऑन 25/6/2019 एंड हाईटेक लिमिटेड जो है वो रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है, और हाईटेक लिमिटेड क्या पे करने वाला है, कंसिडरेशन में क्या देने वाला है, 3 फ्लैट्स प्लस 1 करोड़ रुपीस। अब दोस्तों यहां पे मिस्टर सक्शर और हाईटेक लिमिटेड जो है वो जॉइंटली ये प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। मिस्टर सक्शर ने अपना लैंड दिया है एंड हाईटेक लिमिटेड वहां पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप करने वाले हैं। हाईटेक लिमिटेड कंसिडरेशन में देने वाले 3 फ्लैट्स प्लस 1 करोड़ रुपीस। अब दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट,
उसमें अगर आप याद करोगे दोस्तों, तो जिस ईयर में आप अपनी लैंड दे देते हो, अपनी प्रॉपर्टी आप दे रहे हो टू अ पर्सन हु इज एंगेज इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कहने से वो ईयर में आपको टैक्स नहीं लगता है, आपको टैक्स लगेगा उस ईयर में जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा। सो साक्षर जो है उनको टैक्स कौन से ईयर में लगेगा दोस्तों, जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा। अब देखो कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू हुआ है ऑन 10/8/21। सो 21-22 जो प्रीवियस ईयर है, 21-22 जो प्रीवियस ईयर है उसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और अब साक्षर को कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्स जो है वो लगेगा कौन से ईयर में, जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ है, दैट इज 21-22। अब दोस्तों साक्षर को तो टैक्स लग जाएगा, और ये जो हाईटेक लिमिटेड है वो लोग 3 फ्लैट्स देने वाले प्लस 1 करोड़ रुपीस, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन भी है प्लस मॉनिटरी कंसिडरेशन भी है। याद करो दोस्तों, आप लोगों ने कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन पढ़ा होगा 194 IC करके, 194 IC। 194 IC में लिखा है कि अगर जो पर्सन कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज है वो नॉन मॉनिटरी और मॉनिटरी कंसिडरेशन दोनों पे कर रहा है इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, तो ये पर्सन को ये मॉनिटरी कंसिडरेशन के ऊपर 10% TDS काटना पड़ता है, 10% TDS। ये 194 C के और IC के अंदर दिया है। अब पहला ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन क्या लिखा है, What would be the tax, if any, required to be deducted by Hi-Tech Limited in respect of an agreement entered into with Mr. Sakshar? क्या Hi-Tech Limited को कोई TDS काटना पड़ेगा? आंसर इज यस। 194 IC के हिसाब से TDS काटना पड़ेगा 10% ऑन मॉनिटरी कंसिडरेशन विच इज 1 CR। सो इसीलिए यहां पे आंसर आ जाएगा 10 लाख। सो इसका आंसर है ए, 10 लाख। अब दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, What would be the capital gains in the hands of Mr. Sakshar in respect of an agreement entered into with Hi-Tech Limited and in which year it would be taxable? So अब ये Sakshar जो है उसको टैक्स कौन सी ईयर में लगेगा, तो जैसे मैंने आपको बोला उसको टैक्स लगेगा इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था, 21-22 में। 21-22 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हुआ था, तो टैक्स वो ईयर में लग जाएगा। अब मिस्टर सक्शर जो है उसको कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है दोस्तों, 3 फ्लैट्स मिल रहे हैं और 1 करोड़ रुपया मिल रहा है। सो अब हम क्या करेंगे, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो होगी हर एक फ्लैट की, दैट इज 251 लाख, वो लेंगे। 3 फ्लैट मिल रहे इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करोड़ रुपीस करेंगे। सो एफवीओसी जो है वो आपका हो जाएगा 853 लाख। 853 लाख आपका एफवीओसी हो जाएगा। होल्डिंग पीरियड अगर आप देखोगे, होल्डिंग पीरियड तो आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 17 से लेके 19 तक है, 14/7/17 से लेके 25/6/19 तक है। सो होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स है, इसीलिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे विच इज 80,50,000। सो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहां पे मिल जाएगा 7725। सो अब देखो यहां पे सेकेंड का जो आंसर है दैट इज सी 7,72,50,000 रुपीज, 7,72,50,000 रुपीज। और टैक्सेबल कौन से ईयर में होगा दोस्तों, इन प्रीवियस ईयर 21-22, इन प्रीवियस ईयर 21-22। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, अब आप वापस से अगर क्वेश्चन रीड करोगे तो क्या बोला गया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद सक्शर जो है उन्होंने क्या किया, 3 फ्लैट्स में से 2 फ्लैट्स बेच दिए। किसको, केविन को बेचे, केविन। अब दोस्तों आप केविन को जब आप फ्लैट बेच रहे हो तो उसकी डिटेल्स देखो मैंने नीचे दी है, यहां पे मैंने लिख दिया है कि एज पर सेक्शन 45(5)(a) अबाउ गेन इज टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 21-22 एज पर 194 IC हाईटेक लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS। ओके, अब सक्शर जी ने क्या किया, तो उन्होंने 2 फ्लैट्स जो है वो मिस्टर केविन को बेच दिए फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 270 लाख ईच।
हर एक फ्लैट के लिए 270 लाख लिया और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो थी वो थी 298 लाख। अब दोस्तों सक्शर जी ने जब ये फ्लैट्स बेचे तो वो टाइम पे सक्शर जी की एफपीओसी क्या हो जाएगी, तो यहां पे सेक्शन 50C आ जाएगा। वो एफपीओसी इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। याद करो 110% ऑफ योर अग्रीड वैल्यू इज लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, देन योर एफपीओसी इज इक्वल टू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। सो अगर आप 270 लाख का 110% लोगे तो वो 297 आएगा और वो 298 से कम है, इसीलिए आपकी एफपीओसी 298 हो जाएगी। 298 लाख इंटू 2, सो 596, ये आपकी टोटल क्या हो गई, एफपीओसी हो गई। और दोस्तों जो भी जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में आपको असेट मिलता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट में आपको जो भी असेट मिलता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, मतलब ये 3 फ्लैट्स की कॉस्ट क्या, तो ये 3 फ्लैट्स की कॉस्ट जो है वो हो जाएगी आपकी, जो यहां पे एफपीओसी थी वो जो आपकी एफपीओसी थी वो आपकी कॉस्ट हो जाएगी फॉर 3 फ्लैट्स। तो दोस्तों 3 फ्लैट की कॉस्ट हमारी 853 थी, तो अब हमने तो 2 ही फ्लैट बेचे हैं, सो उसको हम करेंगे 2/3। सो आप लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा और बैलेंस आपको कैपिटल गेन्स मिल जाएगा। ये कैपिटल गेन्स भी शॉर्ट टर्म हो जाएगा क्योंकि होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा नहीं है। और इसी रीजन के वजह से ये जो थर्ड एमसीक्यू है, डिटरमाइन द कैपिटल गेन और लॉस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सक्शर इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 फ्लैट्स विच आर सोल्ड टू मिस्टर केविन, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा डी, दैट इज 27,33,334। अब दोस्तों नीचे देखो फोर्थ एमसीक्यू क्या पूछा है, व्हाट वुड बी द टोटल अमाउंट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर केविन। केविन की इनकम पूछी है अभी। सो केविन की इनकम पूछी है, तो जिसको ये सक्शर ने 2 फ्लैट्स बेचे उसकी इनकम पूछी है। अब देखो केविन की एक तो सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम ये देखो यहां पे क्वेश्चन में देखो सैलरी इनकम दी गई है 30,50,000। केविन को सैलरी इनकम आ रही है 30,50,000। सो दोस्तों उसमें से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे, सो आपको क्या मिल जाएगा, 30 लाख नेट सैलरी मिल जाएगी। अब दोस्तों केविन जो है उनको कहने से सक्शर जी ने 2 फ्लैट्स दिए थे, 2 फ्लैट्स बेचे थे। अब देखो केविन ने कंसिडरेशन पे किया है 270, जबकि वो असेट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो है वो है 298 स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और 270 जो है उतना पे किया है। याद करो यहां पे केविन के हाथ में कहने से हम अदर सोर्स के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, गिफ्ट के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे, सेक्शन 56(2)(10) के प्रोविजंस अप्लाई करेंगे। केविन को इमूवेबल प्रॉपर्टी मिल रहा है और केविन जी ने कंसिडरेशन पे किया है, लेकिन कंसिडरेशन जो है वो इनएडिक्वेट है। तो अब यहां पे हम क्या देखते हैं कि अगर वो 50,000 या फिर 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा, इन दोनों में से विचएवर इज हायर, वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका जो गिफ्ट का अमाउंट है, दैट इज जो डिफरेंस है, आपने जो अमाउंट कम पे किया है, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, वो इन दोनों में से जो हायर आएगा उससे ज्यादा है, तो आपको अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा। अब देखो जो कंसिडरेशन केविन जी ने पे किया था दैट वाज 27 लाख, उस 270 लाख, उसका अगर आप 10% निकालोगे तो वो आ जाएगा 27 लाख। 50,000 और 27 लाख विचएवर इज हायर, कहने से आ जाएगा 27 लाख। अब अगर आपका जो गिफ्ट का अमाउंट है वो 27 लाख से ज्यादा होगा तो कहने से आपको टैक्स लगेगा, और गिफ्ट का अमाउंट जो है उसमें 298 लाख स्टैंप ड्यूटी वैल्यू था और माइनस करो आप कंसिडरेशन जो था 270, सो बेनिफिट जो मिला है वो मिला है 28 लाख का, पर प्रॉपर्टी 28 लाख का बेनिफिट मिला है। सो वो 27 लाख से ज्यादा है, सो 28 लाख इंटू 2 56 लाख पे कहने से अदर सोर्स में टैक्स लग जाएगा और टोटल इनकम जो है वो हो जाएगी 86 लाख। टोटल इनकम जो है वो हो जाएगी दोस्तों 86 लाख। सो यहां पे केविन जी जो है उनकी टोटल इनकम हो जाएगी 86 लाख। सो सी। और दोस्तों यहां पे लास्ट पॉइंट जो पूछा है उन्होंने, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम, राउंडिंग ऑफ करना है उसको, ऑफ मिस्टर सक्शर फॉर प्रीवियस ईयर 21-22। सक्शर जी की टोटल इनकम कितनी होगी, टोटल इनकम। तो एक तो देखो उनको लैंड पे टैक्स लग जाएगा, लैंड पे, लैंड भले ही ट्रांसफर हुआ था
इन 2019, बट टैक्स करंट ईयर में लगेगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट करंट ईयर में आया है। प्लस उन्होंने ये 2 फ्लैट बेचे, उस पे उनको टैक्स लग जाएगा करंट ईयर में। अब देखो आगे और भी डिटेल्स दी थी कि उन्होंने एक फ्लैट खरीदा है दोस्तों। अब ये फ्लैट खरीदा है जिसके लिए कंसिडरेशन पे किया है 47 lakhs, लोन लिया था 35 lakhs का, और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का 80% लोन सैंक्शन हुआ था। अब दोस्तों इंटरेस्ट पे हुआ है यहां पे 12% पर एनम फ्रॉम 1721। ये जो घर के लिए लोन लिया था और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे हुआ है, क्या नहीं से ये इंटरेस्ट जो है उसका आपको हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा? डिडक्शन। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा? डिडक्शन। और इन्होंने घर लिया है फॉर ओन रेसिडेंस, इसका मतलब प्रॉपर्टी को एसओपी रखा है। प्रॉपर्टी को क्या रखा है? एसओपी। अब दोस्तों एक चीज और समझने जैसी है यहां पे। मिस्टर सक्सेर हैज परचेस्ड अ हाउस, कंसिडरेशन पेड इज 47, लोन टेकन इज 35 lakhs, एंड स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो प्रॉपर्टी की है वो हो जाएगी 43,75,000, दैट इज 35 lakhs डिवाइड बाय 80%। जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी उसका 80% आपको क्या मिला था? लोन। अब दोस्तों जो इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ है वो हुआ है 17 से लेके 31 मार्च 22 तक। टोटल इंटरेस्ट जो पे हुई है वो है 3,15,000। अब दोस्तों प्रॉपर्टी अगर एसओपी है तो कहने से आपको 24B में इंटरेस्ट माइनस करने मिलता है 2 लाख रुपीस का, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज जो एसओपी है उसका एनएवी तो नील हो जाता है, डायरेक्टली इंटरेस्ट आता है वो है 2 लाख रुपीस, तो आपको लॉस आ जाएगा। कितने का लॉस आ जाएगा? 2 लाख रुपीस का। और दोस्तों ये जो डिटेल्स सारी दी हुई है कि उसके पास और कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 43,75,000 है। याद करो दोस्तों, आप लोगों ने डिडक्शन में 80EEA करके सेक्शन किया होगा, 80EEA, कि अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू प्रॉपर्टी की 45 lakhs तक है तो हम आपको 1,50,000 तक की इंटरेस्ट का वहां पे डिडक्शन देंगे। सो इसीलिए EEA अप्लाई हो जाएगा। इसमें से 2 lakhs चला जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में और 1,15,000 चला जाएगा EEA के अंदर। अब दोस्तों मिस्टर सक्सेर जी की टोटल इनकम में देखो, हाउस प्रॉपर्टी में एसओपी में लॉस आएगा 2 lakhs का, और कैपिटल गेन्स के अंदर ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड, ऊपर हम लोगों ने कैपिटल गेन्स कंप्यूट किया था, ऑन ट्रांसफर ऑफ 2 फ्लैट्स हमने कैपिटल गेन्स ऊपर कंप्यूट किया था। 2 लाख का लॉस हम लोगों ने बुक कर दिया यहां पे और डिडक्शन ले लिया अंडर 80EEA। सो एनटीआई आप लोगों को मिल गया, उसको मैंने राउंडिंग ऑफ कर दिया है। सो आप लोगों का यहां पे फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर वो हो जाएगा बी। फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा बी, 796,68,330। सो ये आप लोगों का केस स्टडी नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है दोस्तों। आप अगर सॉल्यूशन में देखोगे तो A, C, D, C एंड B। सो देखो यहां पे A, C, D, C एंड B। अब दोस्तों अब 6th क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं, मतलब MCQ नंबर 6 जो है उस पे मैं जा रहा हूं। ये अभी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान देना। मिस्टर राज, एज्ड 65 years, is a salaried person. He has taken life insurance policy on his major son's name on 1/11/2014. The sum assured of LIP is 16 lakhs and the premium payable is 1,70,000. He has also taken a medical policy of 10 lakh rupees for self and his wife on 1/11/2021. The medical policy is valid for 5 years. He has paid one-time premium of 1,80,000. What is the total deduction available to Mr. Raj for AY 22-23? ये क्वेश्चन 2 सेक्शंस पे बेस्ड है, एक 80C और एक 80D। एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए मेजर सन के नाम पे, मेजर सन के नाम पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिए 80C में
उसका आप लोगों को डिडक्शन मिल जाएगा, क्योंकि एटीसी में लिखा है कि इंडिविजुअल को हम डिडक्शन देंगे और इंडिविजुअल अगर खुद का लाइफ इंश्योरेंस ले, बच्चों का ले या फिर स्पाउस का ले, डिडक्शन मिले। और पॉलिसी जो है वो ली गई है ऑन 1/11/2014। तो यहां पे एक लिमिट आ जाती है प्रीमियम के ऊपर जो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। मैक्सिमम डिडक्शन जो आपको मिलेगा वो है 10% ऑफ सम एश्योर्ड। अब सम एश्योर्ड अगर आप देखोगे तो वो 16 लाख है, जबकि प्रीमियम पेड जो है वो है 1,70,000। तो आप लोगों का डिडक्शन पहले तो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा टू 1,60,000, 1,60,000। लेकिन दोस्तों एटीसी की लिमिट ही 1,50,000 है, तो आपको मैक्सिमम कितना मिलेगा? 1,50,000। तो एटीसी में ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन मिल गया। अब मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो आप लोगों ने ली है और जो प्रीमियम पे किया है वो है 1,80,000। अब ये पॉलिसी वैलिड है फॉर 5 ईयर्स और प्रीमियम देखो आप लोगों ने जो पे किया है वो पे किया है ऑन 1/11/2021, 1/11/2021। अब दोस्तों जब आप प्रीमियम पे करते हो 1/11/2021 को, कहना इसे वो वैलिड रहेगा अप टू 5 ईयर्स। इसका मतलब 31/10/2026 तक वो वैलिड है। कौन कौन से प्रीवियस ईयर के लिए ये प्रीमियम वैलिड है? 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 एंड 26-27। सो दोस्तों ये 6 साल के लिए आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो वैलिड है। तो जो प्रीमियम पे किया है 1,80,000 उसको आप डिवाइड करो बाय 6 से डिवाइड करो, क्योंकि प्रीमियम इज वैलिड फॉर दिस 6 ईयर्स। तो अब आपको डिडक्शन मिलेगा 30,000 रुपीज 80D के अंदर और पूरा मिल जाएगा। असेसी जो है वो 65 ईयर्स की उसकी एज है, सो पूरा 30,000 मिल जाएगा, क्योंकि लिमिट जो है वो 80D की वो हो जाएगी 50,000। लिमिट जो है वो हो जाएगी 50,000, सो पूरा डिडक्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो अब 1,50,000 यहां पे और 30,000 यहां पे, सो 1,80,000 का टोटल डिडक्शन हो जाएगा। सो इसका आंसर इज डी, इसका आंसर इज डी। ये देखो 6th का आंसर जो है वो है डी। अब दोस्तों 7th MCQ पे हम आते हैं। 7th MCQ, मिस्टर करण completed his MBA in April 21 and joined XYZ Limited from 1/5/21. His basic salary is 2,25,000 per month. He is paid 12% of basic salary as a dearness allowance, which is forming part of retirement benefits. He contributed 11% of his pay and DA towards recognized provident fund, and the company contributes the same amount. Accumulated interest on provident fund as on 31st March 22 is 49,325. What would be the income chargeable to tax under the head salary of Mr. Karan for AY 22-23 if he does not opt for section 115BAC? दोस्तों ये एमसीक्यू के अंदर हमें सैलरी इनकम कैलकुलेट करनी है मिस्टर करण की। अब देखो करण जो है उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कब किया? 1/5/21 को, और उसकी बेसिक सैलरी थी 2,25,000। तो देखो मैंने यहां पे कंप्यूटेशन किया हुआ है। 1/5 को आप जब ज्वाइन करोगे तो आप यू विल बी एम्प्लॉयड फॉर 11 मंथ्स इन 21-22। तो अब बेसिक सैलरी 2,25,000 इंटू 11, 24,75,000 आपकी बेसिक सैलरी आ गई। आगे क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा है ही इज पेड 12% ऑफ बेसिक सैलरी एज डियरनेस अलाउंस। तो देखो ये बेसिक सैलरी मैंने यहां पे ली, उसका 12% डियरनेस अलाउंस 2,97,000 हो गया। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? He contributed 11% of his pay and DA towards RPF and company contributes the same. एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन भी है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी है। एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो एटीसी में डिडक्शन में चला जाएगा दोस्तों। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है
उसका आप लोगों को सैलरी में पहले टैक्स करना पड़ेगा और फिर वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी। सो अब अगर आप देखोगे तो देखो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है टू आरपीएफ वो हो जाएगा 3,04,920। अब ये 3,04,920 कैसे आया? इन दोनों का 11%, इन दोनों का 11%। और दोस्तों 12% तक एग्जम्प्ट है। 12% ऑफ सैलरी, सैलरी मींस बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इन टर्म्स एंड कमीशन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। तो इन दोनों का 11% यहां पे एग्जम्प्ट भी हो जाएगा। एग्जम्प्ट इज अप टू 12%, बट आपने जो कंट्रीब्यूशन दैट इज एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 12%, तो उतना एग्जम्प्ट हो जाएगा। सो टैक्सेबल कुछ भी नहीं आएगा। और अब दोस्तों एक चीज समझने जैसी यहां पे जो आ रही है, पे अटेंशन। आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 49,325। अब दोस्तों आरपीएफ के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है अप टू 9.5%। परसेंटेज तो यहां पे दिए नहीं है, सो हम ऐसा ही समझेंगे कि ये इंटरेस्ट 9.5% तक है, सो वो क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट। लेकिन याद करो दोस्तों, आपने प्रोविडेंट फंड में पढ़ा होगा कि जो भी एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा, अगर उसके कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से ज्यादा होंगे, अगर उसके कंट्रीब्यूशन 2,50,000 से दोस्तों ज्यादा होंगे, तो उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी से वो टैक्सेबल हो जाएगा। उधर 9.5% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था 3,04,920, एम्प्लॉई ने भी कंट्रीब्यूट किया था 3,04,920। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 6,09,840। अब दोस्तों एम्प्लॉई का देखो जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 से ज्यादा है। कितना है? 54,920 ज्यादा है। 54,920 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन। तो आपको समझ में आ रहा है ये जो इंटरेस्ट मिली है 49,325 की, क्या नहीं से वो मिली होगी ऑन एंटायर कंट्रीब्यूशन, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों का मिला के, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई दोनों का मिला के। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हम समझ गए कि वो 9.5% तक ही है, तो वो तो उसके एक्सेस अमाउंट है ही नहीं। लेकिन एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो 2,50,000 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 54,920। सो जो इंटरेस्ट आएगी ऑन 54,920 यानी से वो टैक्सेबल होनी चाहिए। सो यहां पे देखो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस कंट्रीब्यूशन 49,325 मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, और ये इंटरेस्ट मिली होगी ऑन 6,09,840। सो इसीलिए डिवाइड बाय 6,09,840 और आपको 4,442 मिल जाएगा, जो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। और इसीलिए यहां पे देखो 4,442 टैक्सेबल किया है और बैलेंस मैंने एग्जम्प्ट कर दिया है। और अब आपको ग्रॉस सैलरी मिल गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो 50,000 और आप लोगों को नेट सैलरी मिल जाएगा 2,726,442। सो यहां पे आप देखो दोस्तों 2,746,442। और अब यहां पे देखो ये रहा ए। सो दोस्तों ये पॉइंट इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जाते हैं अभी 8th MCQ के ऊपर। ध्यान देना, मिसेस काजल, the general manager of MS Gold Limited, was paid a salary of 4,50,000 per month. The above salary includes non-monetary perquisites of 50,000 rupees per month. As per the terms of employment, tax on non-monetary perquisite is to be borne by Messrs Gold Limited. Mrs. Kajal's contribution to Public Provident Fund is 1,50,000. What would be the amount of tax to be deducted by Gold Limited from salary of Mrs. Kajal if she intimated Gold Limited to opt for the provisions of Section 115 BAC for assessment year 22-23? दोस्तों यहां पे केस क्या है जरा देखो। गोल्ड लिमिटेड जो है क्या नहीं से वो एम्प्लॉयर है और काजल जो है वो एम्प्लॉई है। हमें कैलकुलेट करना है गोल्ड लिमिटेड को टीडीएस कितना डिडक्ट करना है, टीडीएस कितना डिडक्ट करना है।
अब देखो, पहले तो टीडीएस कैलकुलेशन हमें करना है गोल्ड लिमिटेड के बुक्स में। सो ध्यान से सुनना, काजल इज जनरल मैनेजर, शी इज जनरल मैनेजर एंड उसकी सैलरी जो है वो है 4,50,000। अबाउ सैलरी इंक्लूड्स नॉन मॉनिटरी परक्विजिट ऑफ 50,000। सो अब देखो, मैंने यहां पे सोल्यूशन में लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टीडीएस। मॉनिटरी सैलरी जो है, मॉनिटरी सैलरी जो है पर मंथ वो है 4 लाख इंटू 12। देखो टोटल सैलरी 4,50,000 है, मैं बोल रहा हूं मॉनिटरी सैलरी जो है वो है 4 लाख, सो 48 लाख हो गई दोस्तों। एंड नॉन मॉनिटरी सैलरी जो है पर मंथ वो हो गई 6 लाख रुपीज, 50,000 इंटू 12। सो टोटल सैलरी हो गई 54 लैक्स। अब दोस्तों एक चीज नोट करो, काजल ने इंटीमेट कर दिया है गोल्ड लिमिटेड को कि शी वांट्स टू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी। उसको 115 बीएससी के अंदर जाना है दोस्तों। अब जब आप 115 बीएससी के अंदर जाते हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरीज के कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते, और एटीसी से लेके एटीयू में जो डिडक्शंस है एक्सेप्ट एटीसीसीडी2 एंड एटीजेए कहने से वो नहीं मिलेंगे। सो मैंने पीपीएफ में भी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं काजल जी ने वो भी यहां पे निल कर दिए हैं, वो भी यहां पे निल कर दिए हैं। सो आपकी नेट इनकम जो है वो हो गई 54 लैक्स। 54 लैक्स आपकी नेट इनकम हो चुकी है दोस्तों। अब इस पे अगर आप बेसिक टैक्स कंप्यूट करोगे तो अप टू 2,50,000 निल, फिर नेक्स्ट 2,50,000 पे 5%, उसके बाद 2,50,000 पे 10, उसके बाद 2,50,000 पे 15, उसके बाद 2,50,000 पे 20, उसके बाद 2,50,000 पे 25%, और लास्ट में 39 लैक्स की इनकम बचेगी। 15 लैक्स यहां पे आ गई, 39 लैक्स पे 30%। सो बेसिक टैक्स आपका आ जाएगा 13,57,500। और दोस्तों अब इस पे लगेगा सरचार्ज जो है 10%। इंडिविजुअल्स को अगर 50 लाख के ऊपर इनकम चली जाती है तो सरचार्ज लगता है, सो वो आ जाएगा 10%। टोटल आ गया आप लोगों को, और उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो आ जाएगा टोटल टैक्स 15,52,980। अब ये टोटल टैक्स है जो काजल को पे करने को आएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। लेकिन अब ध्यान से सुनो, हमें टीडीएस कंप्यूट करना है। तो यहां पे क्या लिखा है कि अब आगे पढ़ो, एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टैक्स ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट इज टू बी बोर्न बाय गोल्ड लिमिटेड। सो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो टैक्स आएगा, ये 6 लाख के ऊपर जो टैक्स आएगा दैट इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉयर। नाउ ट्राई टू रिकलेक्ट फ्रेंड्स, अगर एम्प्लॉयर जो टैक्स है वो पे करता है ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट, आपका नॉन मॉनिटरी परक्विजिट के ऊपर जो टैक्स आ रहा है वो एम्प्लॉयर पे करता है, तो ये भी एक परक्विजिट बन जाता है एम्प्लॉई के लिए। एम्प्लॉयर के लिए ये एक्सपेंस है, एम्प्लॉई के लिए ये एक परक्विजिट है। लेकिन याद करो एम्प्लॉयर के बुक्स में ये एक्सपेंस डिसअलाउ होता है, डिसअलाउ एज पर 40A5, एंड एम्प्लॉई के बुक्स में ये एग्जम्प्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? एग्जम्प्ट, मतलब एम्प्लॉई को टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहां पे वो डिसअलाउ हो चुका है। सो अब ध्यान से सुनना, टोटल टैक्स जो आ रहा है वो है 15,52,920। ये 15,52,920 टैक्स जो है वो है ऑन 54 लैक्स। तो मैंने यहां पे एवरेज टैक्स निकाला जो है 28.76%। और अब मैं 6 लाख के ऊपर टैक्स निकाल रहा हूं। 6 लाख के ऊपर मेरा टैक्स आएगा 27.76% के हिसाब से 172,553। 172,553 मेरा क्या आ रहा है दोस्तों? टैक्स आ रहा है। अब ये जो 172,553 आ रहा है, इतना एम्प्लॉयर खुद पे करने वाला है, मुझे नहीं पे करना है, मतलब एम्प्लॉई को नहीं पे करना है, एम्प्लॉयर पे करने वाला है। तो एम्प्लॉयर अगर इतना पे करेगा तो एम्प्लॉयर के लिए ये खर्चा हुआ, उसको अलाउड नहीं है ये एक्सपेंस, और एम्प्लॉई के हाथ में ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरे टोटल टैक्स में से इतना एम्प्लॉयर अपने जेब से देने वाला है, तो अब मेरी सैलरी, मतलब जो एम्प्लॉई की सैलरी है, उसमें से टीडीएस कितना काटना पड़ेगा? तो टीडीएस बैलेंस अमाउंट आएगा, दैट इज 15,52,920 माइनस 172,553, क्योंकि इतना एम्प्लॉयर खुद पे करेगा। सो सैलरी में से टीडीएस कितना कटेगा? 13,80,427। सो ये देखो 13,80,427, इसका आंसर इज ए।
सो यहां पे मैंने आप लोगों को सारे के सारे MCQs जो है वो करवा दिए हैं दोस्तों। 8 MCQs हैं, 8 MCQs हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। अब दोस्तों अब सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन के अंदर वो सारे मैं डिस्कस कर लेता हूं। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर दानुश एन इंडियन सिटीजन एज्ड 35 years worked in ABC Limited in Mumbai. He got a job offer from XYZ Inc. USA on 1/6/2020. He left India for first time on 31st July 2020 and joined XYZ Inc. on 8/8/2020. During the previous year 21-22, Mr. Danush visited India from 25/5/21 to 22/9/21. He has received following income for the previous year 21-22. Salary from XYZ Inc. USA received in USA. Dividend from Indian companies, agriculture income from a land situated in Punjab, rent received or receivable from house property in Lucknow, profits from the profession in USA which was set up in India received there. Determine residential status of Mr. Danush and compute his total income for assessment year 22-23. दोस्तों ये क्वेश्चन के अंदर दानुश जो है वो प्रीवियस ईयर 2021 में आउटसाइड इंडिया चला गया था फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड प्रीवियस ईयर 21-22 की अगर मैं बात करूं तो ये प्रीवियस ईयर के अंदर कैन आई से ही इज एन इंडियन सिटीजन एंड वो इंडिया में आ रहा है फॉर विजिट। अगर एक इंडियन सिटीजन इंडिया में विजिट के लिए आता है तो हम इसकी इनकम चेक करते हैं अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अगर वो इनकम 15 लाख या उससे कम होती है तो फिर उसको बेसिक कंडीशन बी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, और अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो बेसिक कंडीशन बी में 60 डेज के बदले वो 120 डेज हो जाते हैं। सो ये क्वेश्चन के अंदर दानुश जो है वो इंडियन सिटीजन है, वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो पहले आप उसकी इनकम चेक करो अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्स इनकम। अगर वो 15 लाख से कम है तो उसको बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल ही नहीं होगी, और अगर वो 15 लाख से ज्यादा है तो फिर बेसिक कंडीशन बी 60 डेज के बदले 120 डेज हो जाएंगे। तो अब यहां पे क्वेश्चन के अंदर जो मतलब सॉल्यूशन के अंदर आप देखोगे तो पहले यहां पे कंप्यूट किया गया है इनकम उसका एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। अब ये चीज ध्यान में रखना कि जब भी आपको क्वेश्चन में रेंट दिया हो, रेंट, तो उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा आपको। सो अब फॉरेन सोर्स इनकम को हटा के जो उसकी इनकम है वो है 14,30,000, 14,30,000 जो है। तो अब ये बंदे को बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल नहीं होगी, सिर्फ बेसिक कंडीशन ए जो है 182 डेज वाली वो ही हमें चेक करनी है। अगर आप वो चेक करोगे दोस्तों तो ये बंदा इंडिया में रहता है ओनली फॉर 121 डेज, तो वो भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और इसीलिए ये क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। क्या बन जाएगा, नॉन रेसिडेंट। और अगर ये बंदा नॉन रेसिडेंट है तो जो भी इनकम जो इंडिया में अक्रू होगी एंड इंडिया में रिसीव होगी, इंडिया में या तो अक्रू होगी या तो इंडिया में रिसीव होगी, कहने से उसी पे उसको टैक्स लगेगा। फिर हमें यहां पे सेक्शन नंबर 5 जो अपना स्कोप ऑफ इनकम है वो अप्लाई करना है। सो ये जो हमने इनकम निकाली ना दोस्तों, ये वाली इनकम, ये क्यों निकाली, टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस, टू चेक रेसिडेंशियल स्टेटस। और फिर ये उसकी फाइनल इनकम है टैक्सेबल इनकम। क्या है ये, टैक्सेबल इनकम। तो ये एक चीज ध्यान में रखना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जा रहा हूं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर है। मिस्टर रॉय ओन्स अ हाउस इन कोलकाता ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। 3/4 पोर्शन ऑफ द हाउस was self occupied and 1/4 was let out। अब एक घर है जिसमें से 3/4 SOP है
एंड 1/4 जो है वो लेट आउट था। 12,000 रेंट था पर मंथ। द टेनेंट हैज वेकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 28 February 2022. The property was vacant during March 22. Rent for the month of January 22 and Feb 22 could not be realized in spite of the owner's effort. All the conditions under Rule 4 are satisfied. So इसका मतलब ये 2 महीने की रेंट क्या बन गई? अनरियलाइज्ड रेंट बन गई, अनरियलाइज्ड रेंट। और 1 महीने का यहां पे वेकेंसी आ चुका है। यहां पे 2 months का रेंट इज अनरियलाइज्ड एंड 1 मंथ का जो रेंट है वो वेकेंट है, 1 महीना वेकेंट था। अब दोस्तों म्युनिसिपल वैल्यू दी है, फेयर रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है। दोस्तों यहां पे ये प्रॉपर्टी के केस में 1/4 प्रॉपर्टी पे कहना इसे आप एलओपी के प्रोविजंस लगाओगे और 3/4 पे आप एसओपी के लगाओगे। तो अब ये सारे अमाउंट्स जो दिए हैं ना, ये सारे अमाउंट्स ये भी कहना इसे आपके 1/4 हो जाएंगे, क्योंकि 1/4 प्रॉपर्टी ही लेट आउट है। 1/4 ही क्या है दोस्तों? लेट आउट है। तो ये सारे अमाउंट्स क्या हो जाएंगे? 1/4। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्स कितना भरा है? 10% भरा है ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। अब देखो म्युनिसिपल टैक्स पूरे प्रॉपर्टी का भरा होगा 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, दैट इज 4,50,000। लेकिन आपको जो अलाउड होगा वो सिर्फ 1/4 ही अलाउड होगा, जो एलओपी के लिए है। जो एलओपी के लिए लोन लिया है 30 लाख का फॉर अक्वायरिंग द प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 1,51,000। कंप्यूट द इनकम ऑफ मिस्टर रॉय अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। सो अब दोस्तों ये तो एसओपी हो गई, तो एसओपी में एनएवी नील हो जाएगी, एसओपी में एनएवी नील हो जाएगी और डायरेक्टली इंटरेस्ट आएगा। इसका 3/4 इंटरेस्ट इधर चला गया, खत्म, और 1/4 इंटरेस्ट इधर आ जाएगा। ये सारी चीजों को 1/4 कर देना तो आपको एएलवी मिल जाएगा, एनुअल लेटेबल वैल्यू। फिर एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करते वक्त कहना इसे आप 12,000 इंटू 11 मंथ्स करोगे, माइनस 24,000 करोगे। 11 मंथ्स इसीलिए क्योंकि प्रॉपर्टी जो था वो वेकेंट था फॉर 1 मंथ, और 24,000 आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर रहे हो फॉर 2 मंथ्स। फिर आप चेक करो वेकेंसी रेंट अगर नहीं होता, मतलब अगर प्रॉपर्टी वेकेंट नहीं होता तो हमें कितना रेंट मिलता। सो हमें वेकेंसी का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। सो पहले तो देखो यहां पे सोल्यूशन में जो एसओपी प्रॉपर्टी है उसमें डायरेक्टली इंटरेस्ट ही आई है, और जो एलओपी है उसमें देखो पहले तो आप लोग एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करोगे, जो आएगा 1/4 म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। फिर एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, तो ये देखो यहां पे एक्चुअल रेंट जो है वो आप लोगों का आ जाएगा फॉर 9 मंथ्स, दैट इज 1,08,000। डायरेक्टली 9 मंथ्स ही लिया है, 2 मंथ्स अनरियलाइज्ड है, 1 मंथ वेकेंट है। अगर वेकेंसी नहीं होता तो कहना इसे और हमें 12,000 मिलता है दोस्तों, और 12,000, सो वो 1,20,000 हो जाता। सो अब 1,20,000 कहना इसे जो एक्सपेक्टेड रेंट है 1,17,500 उससे ज्यादा है। सो अगर वेकेंट नहीं होता तो हम 1,20,000 पे टैक्स पे करते, वेकेंसी के वजह से हमें कम रेंट मिल रहा है, इसीलिए हमारा जीएवी हो जाएगा 1,08,000। फिर आप म्युनिसिपल टैक्स माइनस करो, ये देखो 45,000 का 1/4 आपको माइनस करने मिलेगा, 4,50,000 का 10%। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा और इंटरेस्ट माइनस करना है, और इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना है। सो ये आपका 10th क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दिया है। मिस्टर रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर है, हैज डेवलप्ड इंडिपेंडेंट 4 floor of 4 residential unit. He sold one of its residential unit to Vikas, who is the dealer in spare parts, for 50 lakh rupees on 1/6/2021. The agreement was however entered into on 1/4/21. Mr. Ramesh has received a down payment of 5 lakh by account payee check from Mr. Vikas on the date of agreement. Mr. Ramesh sold remaining 3 residential units
to Raj, Ashok and Ashish for 60 lakhs each on 1/12/2021. All the units were transferred by a way of first time allotment. The stamp duty value of each residential unit on various dates are as follows: 1/4/21 65 lakhs, 1/6/21 68 lakhs and 1/12/21 70 lakhs. Discuss the tax consequences of above transaction in the hands of each one of them, that is Ramesh, Vikash, Raj, Ashok and Ashish. अब देखो यहां पे दोस्तों, हाँ, अब देखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें रमेश एक प्रॉपर्टी डीलर है. क्या है? प्रॉपर्टी डीलर. इसने एक रेसिडेंशियल यूनिट विकास को बेचा ऑन 1/6 और वहां से कंसिडरेशन आया 55 lakhs. ये बंदे की जो इनकम है कहने से वो जाएगी पीजीबीपी हेड के अंदर. पीजीबीपी हेड में डीलर है ना प्रॉपर्टी का, इसीलिए अग्रीमेंट बना 1/4 को. उस दिन पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू जो था वो था 65 lakhs. रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ तब था 68 lakhs. कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हम लेंगे रमेश के लिए? रमेश के लिए कौन सी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेंगे? उसको पीजीबीपी हेड में टैक्स लगेगा. याद करो 43CA करके सेक्शन आ जाएगा, विच इज सिमिलर टू 50C सेक्शन, विच इज सिमिलर टू 50C सेक्शन. तो अब यहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हम अग्रीमेंट के दिन का लेंगे, क्योंकि अग्रीमेंट के दिन को कहने से उसको 5 लाख रुपया अकाउंट पे ही चेक से मिल चुका था. अकाउंट पे ही चेक से 5 लाख मिला था. तो अब रमेश जो है उसको ये वाली स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के साथ ये 55 lakhs कंपेयर करना पड़ेगा. अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो पीजीबीपी हेड के अंदर ये जो सेक्शन है 43CA करके, पीजीबीपी हेड के अंदर ये जो सेक्शन है 43CA करके, ये सेक्शन में आपने फ्लैट जो है वो 1/6/21 को बेचा है. तो अब आप याद करो वो 110% वाला जो कॉन्सेप्ट था वो 120% हो जाता है. यहां पे देखो ये फ्लैट के लिए पैसा 2 करोड़ से कम आ रहा है. फिर वो जो ड्यूरेशन मेंशन किया गया है 43CA में उसमें ही बेचा है एंड इट इज फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट. तो अब ये हो जाएगा 120% ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू. सो अगर आप इसका 120% लोगे तो वो 65 लाख से ज्यादा आ जाएगा. तो रमेश जो है उसको सेलिंग प्राइस जो है वो 55 लाख लेनी पड़ेगी. ये उसकी पीजीबीपी में इनकम चली जाएगी ऑन क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड पे इनकम चली जाएगी. तो क्या रमेश को टैक्स लगेगा? तो रमेश को अदर सोर्स में टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये वेरिएशन 20% से कम है. सो अब तुम सोल्यूशन देखोगे यहां पे तो इन द हैंड्स ऑफ रमेश पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें ये देखो 43CA की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और इसी रीजन के वजह से कहने से रमेश जो है उसके हाथ में 55 lakhs क्या मानी जाएगी? सेलिंग प्राइस मानी जाएगी. और विकास जो है उसको अदर सोर्स के अंदर टैक्स नहीं लगेगा. अदर सोर्स के अंदर उसको टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वेरिएशन 20% जो है उससे कम है. सो अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो 110% के बदले 120% हो जाता है. कितना हो जाता है? 120%. चलो अब ये 3 लोगों को जो फ्लैट गया है राज, अशोक एंड आशीष, उसमें तो 10% तक का वेरिएशन ही अलाउड होगा दोस्तों. 10% तक का ही वेरिएशन अलाउड होगा. तो ये सब जगह पे वेरिएशन जो है वो 10% से ज्यादा है और इसीलिए सेलिंग प्राइस जो है वो हो जाएगी 70 lakhs ईच. तो हर एक फ्लैट की सेलिंग प्राइस 70 lakhs हो जाएगी ये 3 जगह पे. और अब दोस्तों ये तीनों को कहने से अदर सोर्स में भी टैक्स लगेगा क्योंकि वेरिएशन 10% से ज्यादा है. वेरिएशन जो है वो 10% से ज्यादा है इसीलिए अदर सोर्स में भी टैक्स लगेगा. सो वो सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई है. वो सारी चीजें यहां पे मेंशन की गई है. सो ये था क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. दोस्तों ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड पे क्वेश्चन है. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसके अंदर एक दो चीजों का ध्यान रखना बस. ये देखो यहां पे टी बिजनेस से इनकम दी हुई है. इनकम टी बिजनेस से इनकम आई है.
अब दोस्तों इसमें से 60% इनकम एग्रीकल्चर इनकम होगी और 40% इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। 60% एग्रीकल्चर, 40% नॉन एग्रीकल्चर, ये एक पॉइंट ध्यान में रखना। दूसरा, सैलरी जो है, सैलरी रिसीव्ड एज अ पार्टनर फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, द सेम वॉज अलाउड टू अ फर्म। दोस्तों ये सैलरी इनकम पार्टनर को टैक्सेबल होगी अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो ये आपकी बिजनेस इनकम बन जाएगी, वो चीज भी ध्यान में रखना। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू दिया हुआ है असेट का, एनएवी दिया है, एनएवी। सो स्टैंडर्ड डिडक्शंस और सब माइनस करने पड़ेंगे, वो एक चीज ध्यान में रखना। लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग, लॉस फ्रॉम गैम्बलिंग जो है वो अलाउड नहीं होगा दोस्तों। गैम्बलिंग के वजह से जो भी लॉस आया वो आपको नहीं मिलता। अच्छा, पहले आप करंट ईयर के लॉसेस जो है वो एडजस्ट करना और फिर आप लोग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो एडजस्ट करना। अच्छा, यहां पे फिर नीचे डिडक्शंस दिए हुए हैं, एक लाइफ इंश्योरेंस है, फिर बैंक इंटरेस्ट, ये इनकम बन जाएगी। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट, ये भी आपकी इनकम है, ये लाइफ इंश्योरेंस डिडक्शन में चला जाएगा, ये ATTTA में चला जाएगा। ठीक है, सो बाकी तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहले करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करो और फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। जो 2-3 पॉइंट्स थे जो यू कैन से डिफिकल्ट जा सकते थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन दोस्तों मुझे चाहिए कि आप अच्छे से सॉल्व करके जाओ। ये क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को बिजनेस मतलब इनकम का पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, प्लस यू कैन से डिडक्शंस और सब डिटेल्स दिए हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑन कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। अब नीचे क्या लिखा है, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर कमल फॉर AY 22-23 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर, इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक चीज आप ध्यान में रखना कि पहले आप नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स कंप्यूट करो। नॉर्मल प्रोविजंस जो आपको सिखाया गया है, नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स निकालो और उसके बाद यहां पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के भी प्रोविजंस आएंगे, क्योंकि ये बंदे को यहां पे 35 AD से इनकम आ रही है, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस से इनकम आ रही है, तो इसीलिए AMT भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। AMT के हिसाब से टैक्स निकालो। ये आपका फर्स्ट कंप्यूटेशन हो गया, ये आपका फर्स्ट कंप्यूटेशन हो गया। सेकंड कंप्यूटेशन जो है, सेकंड कंप्यूटेशन, अब दोस्तों नॉर्मल प्रोविजंस पे आपने टैक्स निकाला, AMT के हिसाब से टैक्स निकाला, जो भी हायर आएगा वो आपको पे करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड कंप्यूटेशन जो है उसमें आप 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालो। जब आप 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालोगे तो AMT के प्रोविजंस आपको एप्लीकेबल नहीं होते। फिर आप देखो कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो यहां पे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है इसमें पहले देखो नॉर्मली टैक्स कंप्यूट किया गया है, यहां पे ये नॉर्मल कंप्यूटेशन है, फिर नीचे AMT का कंप्यूटेशन है और उसके बाद यहां पे 115 BAC का कैलकुलेशन है। जब आप 115 BAC में जाओगे तो याद रखना तब आप लोगों को AMT के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। अच्छा, अब और एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, यहां पे जो भी आप डोनेशन देते हो, डोनेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, या अगर आप एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करवाते हो इन अ ब्रोशर पैम्पलेट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, अब 2 सेक्शंस है, ATGGB करके जहां पे इंडियन कंपनीज को डिडक्शन मिलता है, और एक है ATGGC करके जहां पे अदर देन इंडियन कंपनी, लोकल अथॉरिटी एंड AJP को डिडक्शन मिलता है। अब यहां पे असेसी जो है वो कमल है। ये क्वेश्चन के अंदर डोनेशन और एडवर्टीजमेंट दोनों दिया हुआ है, तो असेसी जो है वो कौन है, कमल है, तो उसको डिडक्शन मिलेगा अंडर ATGGC।
अब है ना 80GGB के अंदर उन्होंने वर्ड लिखा है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो टू अ पॉलिटिकल पार्टी तो हम आपको डिडक्शन देंगे। एंड कंट्रीब्यूशन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि आप डोनेशन करवाओ या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस करो। लेकिन दोस्तों ऐसा ही वर्ड यहां पे दिया है, कंट्रीब्यूट करो तो हम डिडक्शन देंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया है। सो यहां पे आपको सिर्फ डोनेशन का ही डिडक्शन मिलेगा। और इसीलिए ये क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें दी है लेकिन एक ही चीज का डिडक्शन मिलता है। एक तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिया हुआ है और एक देखो यहां पे डोनेशन दिया हुआ है टू अ पॉलिटिकल पार्टी। एक ही चीज का डिडक्शन मिलेगा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया उसका, क्योंकि असेसी जो है वो इंडिविजुअल है। असेसी जब इंडिविजुअल है तो सिर्फ डोनेशन का ही डिडक्शन मिलेगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो। हमने जो भी क्लास में डिस्कस किया है सब उसी के ऊपर बेस्ड है। मैंने आप लोगों को फ्लो बता दिया है किस तरह से ये क्वेश्चन के अंदर आपको आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश grants the lease of a coal mine to ABC Company Limited, an Indian company, on 1/10/2021 and charged 8 crores for the lease. ABC Company Limited sold coals for 2 crores to Mahapower Limited, another Indian company, during the previous year 21-22. Mahapower Limited furnishes a declaration to ABC Company Limited that the coal is to be utilized for the purpose of generation of power. The turnover of ABC Company and Mahapower Limited for financial year 2021 amounted to 11 crores and 12 crores respectively. What is the amount of tax required to be deducted or collected at source in respect of above transaction, if any? अब पहले तो माइन अगर आप लीज पे लेते हो तो कहने से वहां पे टीसीएस लग जाता है 2% के हिसाब से। तो वो एक प्रोविजन यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा, 2% के हिसाब से टीसीएस आएगा। तो अगर आप सोल्यूशन में देखोगे तो यहां पे देखो 2061C provides for collection of tax 2% by every person who grants a lease in any mine or a quarry to another person for the use of such mine or a quarry for the purpose of business. Accordingly, state government of Madhya Pradesh is required to collect TCS of 16 lakhs being 2% of 8 crores being the charges for lease of coal mine. अब दोस्तों ये तो एक चीज हो गई। दूसरा यहां पे कोल जो है वो बेचा गया है। कोल जो है वो बेचा गया है किसको? महापावर लिमिटेड को। अब आप याद करो टीसीएस के अंदर ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप एल्कोहलिक लिक्वर्स, टिम्बर, तेंदू लीव्स, फिर कोल, लिग्नाइट, आयरन और ये सब अगर आप बेचते हो तो उस पर आपको टीसीएस लग जाता है। लेकिन अगर जो बायर है वो खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर, अगर बायर खरीद रहा है फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और जनरेशन ऑफ पावर तो टीसीएस प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं। टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं। सो यहां पे आप देखोगे तो महापावर लिमिटेड जो है वो खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, और उसने एबीसी लिमिटेड को डिक्लेरेशन दे दिया है, इसीलिए कहना इसे अब टीसीएस नहीं आएगा। यहां पे टीसीएस जो है वो नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे 194 क्यू के हिसाब से टीडीएस के प्रोविजंस आ जाएंगे। महापावर लिमिटेड जब पेमेंट करेंगे कहना इसे तब उनको टीडीएस जो है वो काटना पड़ेगा 194 क्यू के हिसाब से। तो इसीलिए यहां पे टीडीएस के प्रोविजंस आ जाएंगे। वो सारी डिटेल्स मैंने यहां पे दी गई है। टीडीएस जो है वो लगता है 0.1% के हिसाब से ऑन सम एक्सीडिंग 50 lakhs, सम एक्सीडिंग 50 lakhs, और उसके लिए जो बायर है उसका टर्नओवर जो है वो होना चाहिए मोर देन 10 करोड़, जो यहाँ पे है मोर देन 10 करोड़ है। सो दोस्तों यहाँ पे टीडीएस जो है वो आ जाएगा, टीसीएस जो है वो नहीं आएगा, और यहाँ पे 0.1% के हिसाब से टीडीएस आएगा, और यहाँ पे महापावर लिमिटेड जो है उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। सो दोस्तों जब टीडीएस यहाँ पे 194 क्यू में आएगा, फिर वहां पे टीसीएस जो वो तो लगने वाला नहीं था क्योंकि वो एग्जम्पशन में था,
और ऊपर वाले लीज के ऊपर 2% टीसीएस आ जाएगा। और अब लास्ट क्वेश्चन, मिस्टर विकास, a resident in India aged 80 years is having a house property in Mumbai. He has let out the house property to ABC Limited for a rent of 50,000 per month from 1/4/21. He does not have any other source of income. Is Vikas required to file his return of income? If yes, why? पूछा है कि विकास को अपनी इनकम और रिटर्न ऑफ इनकम जो है उनको फाइल करना पड़ेगा, अपना रिटर्न ऑफ इनकम। अब विकास जी जो है उनको 50,000 रुपीज रेंट आ रहा है पर मंथ। किससे आ रहा है? एबीसी लिमिटेड से। एबीसी लिमिटेड से 50,000 रुपीज पर मंथ का क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है। अब दोस्तों टोटल रेंट इनको जो मिला है वो है 6 lakhs। इनकी एज है मोर देन 80 ईयर्स, दैट इज 80 ईयर्स, ठीक है, 80 ईयर्स इनकी एज है। अब 6 lakhs रेंट है, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा 1,80,000, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 4,20,000। अब इनकी इनकम अगर आप देखोगे तो वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। लेकिन दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकी इनकम कम है, लेकिन एबीसी लिमिटेड जो है उन्होंने टोटल 6 लाख की रेंट पे की है, तो इस पे इन्होंने 10% टीडीएस काटा होगा अंडर 194I। 194I में इन्होंने 10% क्या काटा होगा? टीडीएस, जो होगा 60,000। अब याद करो, अभी एक नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई बंदा 80 ईयर्स या उससे ज्यादा है और उसका अगर टीडीएस टीसीएस 50,000 से ज्यादा है तो उसको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना जरूरी है। तो भले ही इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, लेकिन इनका टीडीएस टीसीएस सब मिला के 50,000 से ज्यादा है, तो इसीलिए रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो फाइल करना पड़ेगा। सो ये आपका 15th क्वेश्चन हो चुका फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी डाउट्स हो आप मुझे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों। ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एमसीक्यूज जो है वो बराबर से आप सॉल्व करो दोस्तों। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, थैंक यू।